हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो निकाल लीजिए अपना टॉपिक जो चल रहा है जल्दी से। हाँ भाई, आ जाइए सभी, लाइव जुड़ जाइए बेटा। तो ऐसी आशा करता हूं बेटा, आज आप जो वीडियो देख रहे हो, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कल की वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया हो और उस व्यंजक को कर लिया हो। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था, याद करिए जल्दी से। लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्यारे बच्चों, लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें क्या बताता है? हमने पढ़ा था फैराडे के नियम। इससे पहले क्या पढ़ा था? फैराडे के नियम, जिनमें हमने पढ़ा था कि किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब धारा तो उत्पन्न होती है, उसकी दिशा कहाँ होती है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने कल लेंज का और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था। इसके बाद में हमने गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा और गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ये भी निकाला था। याद करो क्या आया था गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक? E बराबर भी एल भी, ऐसा कुछ आया था क्या? ये क्या है बेटा आपका? चुंबकीय क्षेत्र। एल क्या है? चालक की लंबाई। और भी क्या है बेटा आपका? चालक का वेग। तो ऐसा कल हमारा गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक आया था। कल हमने पढ़ा था ये वाली बात, ठीक है। लेंज का नियम याद करिए क्या था? लेंज ने बोला था प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी? कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल भी है, ठीक है। तो पूरा मैंने कल स्पष्ट बता दिया था। इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से यदि कोई रेखीय चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमने देखा था तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में और मध्यमा ये तो हमें बताएगी क्या? अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तब जो आपकी मध्यमा उंगली है वह जिस दिशा में होगी वही हमारी क्या होगी बेटा? प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इन तीनों को लंबवत होना चाहिए। चलिए, आज भी हम एक छोटी सी चीज कर रहे हैं बेटा, एक और टॉपिक कर रहे हैं। किसका? वैकल्पिक विधि। किस चीज की वैकल्पिक विधि? हल्का सा बताऊंगा मैं बेटा, किस चीज का? गतिक विद्युत वाहक बल, जो कि हमने कल निकाला था, उसको एक तरीके से और निकाला जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से निकाला जा सकता है। इसको भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा। मैंने कल आपको इसका जो व्यंजक है वो जमा कर अच्छे से परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है नहीं भेज पाया, क्योंकि कल से आज तक बेटा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। तो आज कोशिश करूंगा मैं कि इस व्यंजक की आपको पीडीएफ टाइप की बना के प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। चलिए, तो आप सब उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, गतिक विद्युत वाहक बल हम ऐसा कल हमने माना था, वही वाली कंडीशन है, सेम टू सेम। आप व्यंजक वही आएगा, दूसरे तरीके से आएगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है, पहले के व्यंजकों की जानकारी होना चाहिए। मैंने एक क्या मान ली बेटा, एक फ्रेम है। आप ऐसे समझ लो कि एक फ्रेम है, चालक है एक प्रकार का। इस फ्रेम पर क्या कर रहा है बेटा आपका? इस फ्रेम पर एक आपका चालक, जो कि हमने कल देखा था, वो क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। चलिए, ये आपका बेटा एल लंबाई का, कितनी लंबाई का? एल लंबाई का वही चालक है बेटा। उसका नाम जो भी आपको मानना हो, मैंने आपको मान लिया पी और क्यू। क्या मान लिया बेटा? चालक का नाम क्या है? पी और क्यू। और एक यू आकार का चालक दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, यू आकार का ऐसा चालक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका? ये एक चालक है, सिंपल, या आप ऐसे समझ सकते हो एक फ्रेम है। एनसीईआरटी में इसी तरीके से बताया रखा है। तो एक फ्रेम है, एम एन इसका नाम है, या यू आकार की एक इस प्रकार की फ्रेम है जिस पर इस चालक को इधर उधर खसकाया जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? भी वेग से ये क्या कर रहा है बेटा? इधर गति कर रहा है। भी वेग से यहां तक इधर गति कर रहा है और इसने कुछ गति कर ली। तो अब चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र चालक के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ,
ये क्या है बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से बना देंगे। क्रॉस का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, ज्यादा गहरा मत बनाना, गहरा मतलब पास पास में क्रॉस मत करना, तो व्यंजक में समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्या आ रहा है, तो इसलिए इस तरीके से कर देना। तो ये क्या हो गया बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये कहाँ है बच्चे, क्रॉस जब भी बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर, बोर्ड से इस तरीके से आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको कागज के तल में बाहर बनाना है तो वो क्या कंडीशन बनता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा बेटा, वैकल्पिक विधि में हम देखेंगे कि बेटा ये जो आपका चालक आपका पी क्यू है, इसको भी वेग से क्या खिसकाया जा रहा है बेटा, इस प्रकार से इस चालक पर चलाया जा रहा है। और इस चालक पर चलाने में घर्षण वगैरह में कोई ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। तो माना कि एल लंबाई का एक चालक पी क्यू जो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, कार्यार्थ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये चालक है, ठीक है, ये चालक है पी क्यू, तो क्या इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ध्यान से समझना, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या। कल हमने फ्लक्स से ज्ञात किया था, उसको एक बार और अगर आप चाहो तो देख लो। फ्लक्स से, फ्लक्स बराबर कुछ भी नहीं होता, क्या होता है बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र इंटू तय किया गया क्षेत्रफल। तो यहां से यहां तक आने में यदि उसने x दूरी तय कर ली, यदि उसने कितनी दूरी तय कर ली, x दूरी तय कर ली, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो BL(x) इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और सभी जानते हो बेटा क्या जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है वो क्या होता है बेटा आपका माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो E बराबर माइनस के डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू हमने रखी BL(x), BL आपका बाहर आ गया और जो माइनस के dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt हमारा होता है बेटा वेग, तो हमारा आ गया था VLB। आ गई बस, ये डायरेक्ट आ गया था, ये 3 लाइन में हो जाता है सिंपल, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ध्यान से आज क्या हम कर रहे हैं बेटा, इस चालक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे होंगे। जब चालक भी वेग से गति कर रहा है तो चालक के इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं। और हम जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या जानते हैं बेटा, कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसका नाम होता है लोरेंज बल। तो बेटा इलेक्ट्रॉनों पर भी लोरेंज बल लग रहा है। तो वो कितना लग रहा है बेटा, चालक के साथ इलेक्ट्रॉनों की, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला लोरेंज बल। तो आप याद करिए बेटा लोरेंज बल का सूत्र, अरे क्यू आवेश है बी वेग से, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र में यदि गति कर रहा है और कोण अगर थीटा बना रहा है तो क्यू बी साइन थीटा, ये लगता है लोरेंज बल। अब यहां पर अपना थीटा कितना है, 90, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, इसलिए साइन थीटा हटाइए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लोरेंज बल एफ एम से दर्शा रहा हूं मैं इसको, जो कि हमारा है बेटा क्यू। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बी वेग से चालक गति कर रहा है, बी वेग से कौन गति कर रहा है, उसके साथ में इलेक्ट्रॉन। और बी क्या है बेटा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इस बल की दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से है बेटा, दाएं से नहीं बाएं से है। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में, मध्यमा यदि धारा बह रही है तो धारा की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। तो अंगूठा जिधर गति करता, अंगूठा जिधर संकेत करता है वह दिशा उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। चलिए तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, लेकिन मध्यमा को कर लेना है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत, क्योंकि धारा ऐसी दिशा में होती है। तो ये हो गया। और बेटा देखिए बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां से यहां तक के सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स में बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। समझ गए ना, बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र चालक जो आपका आवेश है उसकी गति की दिशा के विपरीत होना चाहिए ये वाली मध्यमा। तो अंगूठा जो होता है वो उस आवेश पर लगने वाली गति की, उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर।
अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऊपर की ओर गति करके कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, सिरे पी पर, सिरे पी पर। तो यहां से दिशा है बेटा आपकी क्यू से पी, क्यू पी वेक्टर किसकी, इसकी। तो इसलिए ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताइए सब पे कमल लग रहा है, एक तरफ बल लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर चढ़कर क्या हो जाएंगे, एकत्रित। तो बेटा सिरे पी पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन किसको छोड़ के पहुंचा होगा, एक परमाणु। उस परमाणु पे क्या आ जाता है, धनावेश। अरे एक परमाणु है उदासीन है, चालक उदासीन होता है। उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन गया है पदार्थ के एक तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ के जाता है वो क्या होता है, धनावेश। तो बेटा यहां सिरे क्यू पर क्या आ गया, प्लस 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 प्लस, मतलब सारे धनावेश यहाँ एकत्रित हो गए और ऋणावेश सिरे पी पर एकत्रित हो गए। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनों को सिरे क्यू से पी तक ले जाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉनों को, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, सिरे क्यू से कहां पहुंच गए, पी तक ले जाने में किया गया कार्य। आप ऐसे भी कर सकते हो, कल का व्यंजक किया गया कार्य। बेटा बहुत बढ़िया, W बराबर, जल्दी से बताइए, किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो इलेक्ट्रॉनों पे बल कितना लग रहा है, ये लोरेंज बल, और विस्थापन उन्होंने कितना किया, तो Q से लेके P तक की दूरी है, चालक की लंबाई जो कि कितनी है, L। समीकरण 1 से आपने मान रख दिया तो कितना आ गया, तो W बराबर आपका आ गया बेटा Fm का मान कितना है, QVB, और गुणांक कितने आ गए, L। इसको आप यहीं पे छोड़ दो, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हम जानते हैं एकांक आवेश पर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल, या बात करें विभवांतर। चूंकि एकांक आवेश, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल। याद करो विद्युत वाहक बल, तो अर्थात, अर्थात क्यू आवेश, क्यू आवेश को सिरे, सिरे क्यू से पी तक ले जाने में कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, यदि W कार्य किया जाता है तो कितना आ जाएगा विद्युत वाहक बल, E बराबर होता है W अपॉन Q। समीकरण 2 से उठा के मान रख दो, तो E बराबर आपका आ जाएगा W की क्यू बी बी इंटू एल और अपॉन में Q। बेटा ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन से कट गया, तो ये कितने आ गए, भी एल भी। तो यही हमारा कल आया था। यदि परिपथ का प्रतिरोध R है, यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो बेटा चालक में धारा, चालक में धारा I बराबर कहां से कहां तक बहेगी, सिरे P से Q की तरफ, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत। कितनी आएगी आपकी, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो I बराबर कितना आ गया, VLV अपॉन R। ठीक है भैया, तो ये धारा का व्यंजक, ये विद्युत वाहक बल का व्यंजक, ये मैंने आपको दूसरे तरीके से भी करा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा पड़ी होगी, क्या लिखा पड़ी होगी बेटा, इस बल के कारण, किसके, इस बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन सिरे Q से P पर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिससे सिरे P पर क्या हो जाता है, ऋणावेश, और सिरे Q पर क्या रह जाता है, धनावेश। जिससे बेटा एक तरफ ऋणावेश एक तरफ धनावेश, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और उस Q सिरे से P सिरे तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो निकाल लिया। हम जानते हैं कि जितने Q आवेश को अगर ले जाने में W कार्य किया जा रहा है, तो विद्युत वाहक बल W अपॉन Q, यहाँ से व्यंजक आ गया। कल भी मैंने आपको करा दिया था, अभी भी रिवाइज करा दिया, और एक बार और मैंने आपको ये व्यंजक करा दिया। तो कोई दिक्कत हो तो बेटा इसमें बताएं आपको, आप वैकल्पिक विधि से करो, नॉर्मल फ्लेक्स वाली विधि से करो, जैसे भी आप परीक्षा में कर सकते हो, करना है। चित्र में क्या लिखना है, इसके बारे में क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। चित्र में एक चालक PQ कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में V वेग से सिरे कहां से कहां तक बेटा, इधर गति कर रहा है। ठीक है, V वेक्टर वेग से गति कर रहा है। यह चालक मान लो
कि Mn एक चालक है, एक फ्रेम है, इस पर बेटा क्या करता है, इस पर इसकी गति होती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं, घर्षण रहित है। क्या है ये, घर्षण रहित है। इस घर्षण में जो एनर्जी, मतलब घर्षण रहित, आप एक प्रकार से ये समझ लो कि जो Mn एक फ्रेम है जिस पर इस चालक को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, उस पर चलाने में बिल्कुल भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब आग कौन गति कर रहा है बेटा, चालक गति कर रहा है, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर रहा है, तो सबसे ज्यादा बल लगेगा। उस बल का नाम हम जानते हैं लोरेंज बल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसका अगला टॉपिक है बेटा आपका भंवर धाराएं। क्या है, भंवर धाराएं। लेकिन भंवर धारा इस साल आपके कोर्स में से हट चुका है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिसको भी लगता है कि हमें पूरा टॉपिक पढ़ाइए, तो बिल्कुल वो वीडियो देके छोड़ेंगे, हम कुछ भी नहीं, पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है, धीरे धीरे अच्छे से और ज्यादा स्टार्टिंग हो जाएगी बेटा आपकी, तो ध्यान से समझना है आपको। भंवर धारा जो एक पूरा टॉपिक है, एडी करंट, बेटा ये अभी आपके कोर्स में इस बार एनसीईआरटी के टॉपिक में से हट चुका है। इसलिए अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका की नाम है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। यह एक घटना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर और कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके। तो इसको जल्दी से आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए, कोई समस्या परेशानी हो। चलो तो अब निकाल लीजिए बेटा अपना अगला टॉपिक। बेटा जब तुम्हारा रोज का टाइम फिक्स है, फिर भी तुम इधर उधर क्यों चले जाते हो। चलो, ललित धाकड़ कह रहे हैं नहीं है, तो फिर देखिए नहीं है। हाँ भाई, अब अगला टॉपिक निकाल लीजिए बेटा। और मैंने कल यहाँ से विद्युत शक्ति भी निकलवा दी थी बेटा, विद्युत शक्ति भी निकलवा दी थी। देखो, अब यदि आपके पास धारा का मान आ जाता है तो आप विद्युत शक्ति निकाल सकते हो। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है बेटा, क्या टॉपिक है, स्वप्रेरण। तो बेटा देखिए, जल्दी जल्दी से साफ करते करते सुन लीजिए अच्छे से। स्वप्रेरण हमें पता है बेटा अच्छे तरीके से कि जब भी एक कुंडली में हमने फैराडे के जो नियम थे उनका प्रायोगिक प्रदर्शन पढ़ा था, हमने देखा था, क्या देखा था, कि एक कुंडली और चुंबक के मध्य में आपेक्षिक गति की जाती है। एक कुंडली और चुंबक के मध्य में आपेक्षिक गति की जाती है। तो बेटा क्या होता है, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हमने मतलब चुंबकीय कुंडली से, अरे चुंबक से विद्युत धारा प्रेरित करना, फिर हमने पढ़ा था धारा से धारा प्रेरित करना। समझ रहे हो, जब एक कुंडली में क्या करवाई थी, एक अन्य कुंडली को प्रवेश करवाया था। ठीक है, इस तरीके से एक में धारा बह रही थी और दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन, फिर हमने परिवर्ती धारा से धारा प्रेरित करवाई थी। ठीक है, तो ऐसे हमने तीन तरीके से क्या देखा था बेटा आपका, प्रेरित धारा का उत्पन्न होना देखा था। तो उसी घटना को हम एक प्रकार से स्वप्रेरण कह रहे होते हैं। चलिए, अब स्वप्रेरण क्या होता है और ये घटना घटित होती है। ठीक है, तो समझे बात को। स्वप्रेरण क्या है बेटा, कि जब एक कुंडली में धारा बहाई जाती है, एक अकेली कुंडली है बेटा, नाम से समझना, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, खुद से प्रेरित होकर। तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा, स्व, समझ लो, सेल्फ इंडक्शन, नाम समझिए, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, स्वप्रेरण। तो बेटा इसमें क्या होता है, परिभाषा अब यार लिखवा ही रहे हैं हम आपको। इसमें क्या होता है बेटा कि जब एक कुंडली में हम धारा बहाते हैं, जल्दी से समझ लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पार्ट में आपने पढ़ लिया ये सब। तो जब एक कुंडली में हमने धारा बहाई, एक उसी कुंडली में, तो उसी कुंडली में बेटा क्या हो रहा है, जैसे ही हमने धारा बहाई, ठीक है, तो धारा का मान जैसे ही बढ़ता है, धारा का मान जैसे ही बढ़ता है, अब तुम्हें पता है बेटा कि हम किसी भी कुंडली में कहीं भी धारा आए तो वो एकदम से तो अधिकतम हो नहीं जाएगी, पहले उसका मान कम 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 और एकदम ज्यादा हो रहा है। तो बेटा जब कम से ज्यादा धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स एकदम से बढ़ रहा होगा कुंडली का।
एकदम से बढ़ रहा होगा, यानी कि फ्लक्स में वृद्धि हो रही है बेटा उस समय। और अब हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो बस उसी कुंडली में खुद की स्वयं धारा में वृद्धि के कारण फ्लक्स में वृद्धि के फलस्वरूप प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, और ऐसा होता है। मैं अभी इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी बताऊंगा, ठीक है, घर पे करके देख लेना। यदि उपकरण जितनी भी मैं बताऊंगा उतने हैं आपके पास तो ठीक है, प्रायोगिक प्रदर्शन भी करवा देंगे। कैसा बच्चे, कैसा कि जब एक कुंडली में धारा बहाई जाती है तो उस धारा के अधिकतम मान तक पहुंचने में फ्लक्स में वृद्धि होती है। ठीक, अरे अर्थात ऐसा समझ लो कुंडली में धारा बहाई हमने तो धारा धीरे धीरे बढ़ रही है। अब धारा धीरे धीरे बढ़े, अब वो बहुत कम समय में काम हो जाता है, ये मैं भी समझता हूँ, आप भी समझ रहे हो कि सर जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं बल्ब जल जाता है, लेकिन बेटा धारा का मान एकदम नहीं। यदि प्रत्यवर्ती धारा आप बहा रहे हो, वैसे तो दिष्ट धारा बहाते हैं अभी इसमें, प्रत्यवर्ती धारा आप बहाते हो तो क्या होता है बेटा, प्रत्यवर्ती धारा तो धीरे धीरे मान को प्राप्त करती है फिर जीरो हो जाती है, वो तो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने धारा को बहाया उसने अपने चरम मान को प्राप्त किया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कम धारा तो फ्लक्स कम, अधिक धारा फ्लक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब खुद में ही धारा बहने के कारण फ्लक्स बढ़ता गया तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बेटा क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। अब लेंज के नियम को याद करो, क्या था, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अर्थात कुंडली में धारा बहने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और जो प्रेरित धारा है वो धारा के बहने का ही क्या करेगी, विरोध, अर्थात विपरीत दिशा में धारा बहने लगेगी। बेटा अगर कोई धारा किसी का विरोध करना है एक ही चक्र में तो एक काम करो, विपरीत दिशा में, अर्थात एक दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अब वो वही इलेक्ट्रॉन अगर विपरीत दिशा में उन पर बल लगने लगे और वो गति करने लगे तो धारा क्या हो जाएगा, कम। तो बस ये जो प्रेरित धारा होती है, जब हम धारा के मान को क्या करते हैं, जैसे ही धारा को बहाते हैं तो जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही हमने क्या किया, स्विच बंद दूसरी कंडीशन में, तो धारा क्या हो रही है, कम। अब भी फ्लक्स में परिवर्तन, अब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होना। एक बात का ध्यान रखना, जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है परिपथ में, कुंडली में धारा का मान अधिकतम हो गया, फिर दोबारा फिर प्रेरित धारा नहीं बही, प्रेरित धारा एक क्षणिक समय के लिए बहती है। कैसे, जैसे ही हमने चटकनी चालू करी, स्विच चालू किया आपने, धारा बढ़ी, एकदम से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और प्रेरित धारा ने मुख्य धारा का विरोध किया, बात खत्म। अब इसके बाद स्विच बंद करने पर धारा में कमी, फ्लक्स में कमी, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और इस बार प्रेरित धारा में कमी का क्या करेगी, विरोध। मतलब तुम कम मत हो, प्रेरित धारा का मुख्य धारा का क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अब सपोर्ट करेगी, क्यों करेगी सपोर्ट, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप इसको कम करो। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, वह उसी की दिशा में बहने लगेगी, जिससे क्या होगा, और बढ़ेगी धारा, तो वो उसका सपोर्ट करे। कोई किसी का सपोर्ट कर रहा होगा तो जो जिधर जा रहा होगा उसी की तरफ क्या करेगा, उसी को पुश करेगा ना आगे की तरफ। तो बेटा जो प्रेरित धारा है क्या, वो मुख्य धारा की दिशा में ही बहने लगती है। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखिए बेटा स्वप्रेरण की परिभाषा, कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, लिखो, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध, तो उस कुंडली से बद्ध मतलब जुड़ा हुआ, बद्ध मतलब जुड़ा हुआ, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में होता है। तो क्या हो जाएगा, फलस्वरूप
उसी कुंडली में बेटा, जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे, उसी कुंडली में प्रेरित धारा, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? हम इस घटना को स्वप्रेरण, क्या बोलते हैं? इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये इतनी हो गई बेटा स्वप्रेरण की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसके बाद लिखनी है बेटा कि धारा का मान बढ़ाने पर, विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर ये आएगा। देखिए विद्युत धारा, बेटा अभी हमने ऊपर क्या लिखा है? परिवर्तन, तो उसमें बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की बेटा विरोध करेगी। तो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, किसमें? मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, तथा धारा के मान में कमी करने पर, धारा को घटाने पर या धारा के मान में कमी घटाने पर जो प्रेरित धारा होती है, क्या होती है? प्रेरित धारा, वो मुख्य धारा की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में ही बहती है, मुख्य धारा की दिशा में बहती है। तो इतना तुम्हें क्यों बहती है ये? क्यों? क्योंकि बेटा सबसे पहले जब धारा के मान में हम बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा नहीं चाहेगी कि आप बढ़ाओ, तो उसका विरोध करेगी, अर्थात उल्टी बहने लगेगी उसके। और जब आप कम कर रहे हो धारा का मान, तो इसका मतलब वो कम करने का विरोध करेगी, मतलब उसका सपोर्ट करेगी, मतलब जिस दिशा में वो बह रही है उसी दिशा में प्रेरित धारा बहने लगेगी। तो ये बेटा क्या हो गया? स्वप्रेरण की परिभाषा। और आपको अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन देखिए, ठीक है, जल्दी से प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है, सर प्रायोगिक प्रदर्शन में देखिए, आप एक बेटा कुंडली बना लीजिए। ध्यान से, ठीक है। इस कुंडली के साथ में बेटा हमने समांतर क्रम में यहां एक बल्ब जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा? कुंडली के साथ में समांतर क्रम में एक बल्ब जोड़ दिया। और यहां हमने क्या लगा दिया बेटा? आप लगा दो एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा दो। परिवर्ती प्रतिरोध मतलब बेटा किसी भी प्रतिरोध को परिवर्ती प्रतिरोध बनाने के लिए उसमें तीर का निशान लगा देना, RH। इधर एक सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो। चलिए, तो ये क्या हो गई बेटा? आपकी ई बैटरी हो गई, या बैटरी का विद्युत भाग, ये परिवर्ती प्रतिरोध। और यहां लगा दिया मैंने एक कुंजी। ठीक है, तो ये के कुंजी हो गई, RH परिवर्ती प्रतिरोध, ई आपका बैटरी का विद्युत भाग बल है, और ये क्या है बेटा? आपका बी बल्ब है। बी क्या है? बल्ब है। चलो, बी बल्ब है। और ये क्या है बेटा? आपका कुंडली, एल कुंडली का नाम है। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रायोगिक प्रदर्शन में क्या देखना है, ध्यान से समझना, कैसे पता कि स्वप्रेरण की घटना होती है। तो उसके लिए सुनिए बेटा कि स्वप्रेरण का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए चित्र की भांति हमने विद्युत परिपथ तैयार कर लिया, जिसमें एल एक क्या है? कुंडली है। मुलायम लोहे के करोड़ पर तांबे के विद्युत रुद्ध, तांबे के ये तार लपेट कर क्या बनाई गई है? एक कुंडली बनाई गई है। ठीक है, जिसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? ये देखिए, श्रेणी क्रम में एक सेल, परिवर्ती प्रतिरोध आ रहा है, तथा एक दाब कुंजी के
जोड़ देते हैं, इसके अतिरिक्त एल के साथ समांतर क्रम में एक बल्ब जोड़ देते हैं। चलो, तो ये थ्योरी है। वैसे ही यदि परीक्षा में आता है कि स्वप्रेरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन कीजिए, 99% नहीं आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमें पता, देखो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, और मैं आपको इस तरीके का यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकल किया है। बल्ब बिल्कुल जलना चाहिए, बल्ब तो धारा आएंगे, जलेगा कैसे जलना चाहिए, और आप घर पे इसको करके देख सकते हो। छोटा सा बल्ब डीसी लेके, तो क्या किया फिर एक बार और, एल एक कुंडली है बेटा, जिसके साथ श्रेणी क्रम में एक सेल ई या बैटरी ई, परिवर्तित प्रतिरोध आर है तथा दाब कुंजी के लगा दी जाती है, तथा कुंडली के समांतर क्रम में एक बल्ब भी जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही दाब कुंजी के को दबाते हैं तो बेटा ये परिवर्तित प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो इसमें धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन। अरे तभी तो होगा जब प्रतिरोध को बदलेंगे। तो जैसे ही इसमें धारा बहती है बेटा, ठीक है, जैसे ही इसमें धारा बहती है तो बल्ब क्या होता है, धीरे जलता है। बल्ब क्या होता है, धीरे जलता है। क्यों, जलाइन पढ़ो, प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में। तो बेटा इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, देखो अब जैसे ही बेटा इसमें धारा बही तो इसके फ्लक्स में क्या हुई, वृद्धि। तो वो क्या करेगा बेटा, फ्लक्स में वृद्धि के फलस्वरूप जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो वह हमारी मुख्य धारा का विरोध करेगी, अर्थात जो बल्ब है वो बेटा एकदम धीरे से जलेगा, मतलब तेज होगा बाद में लेकिन धीरे से जलेगा। समझ में आया, ये कारण है पहला। समझ में आ गया। अब दूसरा, जब हम कुंजी को क्या करेंगे, हटाएंगे बेटा, तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना कि पहले तो बल्ब धीरे धीरे जलता है, जैसे ही दाब कुंजी के को हटाते हैं अर्थात विद्युत परिपथ को भंग करते हैं तो क्या होता है बेटा, धारा के मान में एकाएक कमी होती है। अब एकाएक कमी हुई धारा के मान में, समझना 5 एम्पियर की बह रही थी, जैसे ही वो 5 एम्पियर से कम होना हुई, इसके फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन। कुंडली के फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन। परिवर्तन नहीं हुआ, कमी हुई है। परिवर्तन तो वृद्धि और कमी दोनों को बोलेंगे। अभी दूसरी कंडीशन में जब हम कुंजी के को हटा रहे हैं तब क्या हो रही है बेटा, आपकी कमी। तो जब इसके फ्लक्स में कमी हो रही है तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और वो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहती है। मुख्य धारा की दिशा में, प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में जब भी हम धारा को घटाएंगे तो बेटा मुख्य धारा तो पहले से थी और प्रेरित धारा की उसी की दिशा में हो गई। तो ये जो बल्ब है वो एकदम तेज जल के बुझता है। और कभी आप घर पे जो आपके बल्ब होते हैं उनको आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। और जब आप एकदम स्विच बंद करते हो, और ऐसा घरों पे बोला भी जाता है ना कि एकदम से आपको स्विच बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अचानक स्विच बंद करते तो कई बार बल्ब फ्रीज हो जाता है। परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है, अचानक विद्युत परिपथ को भंग करने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्यों, तो स्वप्रेरण की घटना के कारण। क्योंकि बल्ब जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं अर्थात प्रेरित मतलब मुख्य धारा के मान को कम करते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहने लगती है। तो दोनों धाराएं मिलकर, अब दोनों धाराएं मिलेंगी तो क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम से ज्यादा, और उतनी क्षमता बल्ब की नहीं होती है। इसलिए बल्ब क्या हो जाता है, बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। समझ आ गई बेटा। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि जैसे ही हम कुंजी को दबा रहे हैं बल्ब धीरे जल रहा है, मतलब प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा। और जैसे ही हम इसको परिपथ को भंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब एकदम से तेज जल के बुझता है। तो तेज जल के बुझने का तात्पर्य किस घटना के कारण हुआ, स्वप्रेरण की घटना के कारण। तो इतना मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। स्वप्रेरण क्या है, ये धारा कब मुख्य धारा मान धारा को बढ़ाएंगे मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, धारा के मान में कम करने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहती है। ये हो गया आपका क्या, प्रायोगिक प्रदर्शन। चित्र आपको समझ में आ गया, और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको पूरी बोल दी। आप 4 लाइनें कहीं के भी इस वीडियो को देख के आप आराम से अपने नोट्स को बना सकते हो। किसी भी बुक में से आपको नहीं मिले तो मुझे बता दो, मैं सबके नोट्स आपको दे दूंगा कि भाई हाँ लिख के दे दूंगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इसके बारे में 4 लाइन लिखना कि जैसे ही हम कुंजी के को दबाते हैं तो धारा के मान में वृद्धि, फ्लक्स में वृद्धि, अर्थात प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी, अर्थात बल्ब धीरे से जलेगा। यही तो लिखना है, बल्ब धीरे जलता है। तथा अब जब विद्युत परिपथ को भंग करते हैं तो फ्लक्स में क्या होती है बेटा, धारा के मान में कमी करते हैं, फ्लक्स में कमी, अर्थात प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहने के कारण बल्ब एकदम तेजी से जलकर बुझता है। तो बल्ब का प्रारंभ में कम जलना और जब विद्युत परिपथ हटाते हैं उस तेजी से जलकर बुझना, ये घटना बेटा स्वप्रेरण के कारण हुई है। ठीक है, और इसीलिए हमको विद्युत परिपथ को अचानक भंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया क्या समझ में, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण की घटना। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे बेटा अगला। अब स्वप्रेरण तो समझ में आ गया, अब अगला है बेटा स्वप्रेरकत्व। क्या है, स्वप्रेरकत्व। अब देखो स्वप्रेरण तो घटना है,
स्वप्रेरण तो घटना है, इस घटना से संबंधित एक व्यंजक, एक नई भौतिक राशि, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व या अकेला प्रेरक, इसको साफ कर रहा हूं मैं। चलिए डालिए अगली हेडिंग, स्वप्रेरकत्व। क्या आ जाएगी? स्वप्रेरकत्व क्या होता है, देखिए। हाँ भाई, स्वप्रेरकत्व या हम कहेंगे स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहेंगे? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो देखिए किसे कहते हैं, इससे पहले आपको एक टॉपिक समझना है जिसका की नाम है फ्लक्स बंधुता। इसको अलग से लिखेंगे आप, या बंधता, फ्लक्स बंधता। सर ये क्या होती है? तो ध्यान से समझेंगे बेटा, फ्लक्स बंधता क्या होती है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो, फ्लक्स बंधता का तात्पर्य, जैसे ये एक कुंडली है। क्या बेटा? एक कुंडली है, ठीक है, इसमें एन फेरे हैं। कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं। तो आप सबको पता है बेटा, एक अकेले फेरे से संबद्ध फ्लक्स, एक अकेले फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई, और एन फेरों से संबद्ध फ्लक्स क्या आएगा? एन फाई बी। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो बस जो एन फाई भी राशि है, इसी को बोलते हैं बेटा क्या? फ्लक्स बंधता। बात खत्म है। सर क्या हो गया? अरे आप तो ऐसा समझ सकते हो, बंधता मतलब बंधा हुआ। तो एक अकेली कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, और कुंडली के संपूर्ण फेरों से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, एन फेरों वाली कुंडली के सभी फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम बोलते हैं फ्लक्स बंधता। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बंधता। फ्लक्स बंधता, ऐसा दंगो रेपटा। चलिए तो लिखिए बेटा कि जब किसी कुंडली में क्या होती है? विद्युत धारा। सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में अगर पढ़ें तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं जब किसी कुंडली में बेटा धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समस्त पेड़ों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स होता है समस्त फेरों से संबद्ध, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, समस्त फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है? सभी का समान होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर या प्रत्येक फेरे में विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित करने पर प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल जो है वो प्रत्येक फेरे में प्रेरित विद्युत भागबल के योगफल के बराबर होता है। बिल्कुल हम जानते हैं। आप नहीं समझे बेटा, इस कुंडली के इस वाले फेरे के सिरों पर विद्युत भागबल, इसका विद्युत भागबल, इसका विद्युत भागबल, सभी फेरों का जो विद्युत भागबल और जो संपूर्ण विद्युत भागबल है वो सभी फेरों के विद्युत भागबल के योग के बराबर होता है। विद्युत भागबल अदिश राशि होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं बेटा, यदि पास पास लिपटे एन फेरों वाली कुंडली के, चलो लिखो तुम तो, है ना, इससे समझ में आ जाएगा। यदि पास पास लिपटे, यदि पास पास लिपटे या लपेटे, लिपटे एन फेरों, पास पास लपटे एन फेरों वाली एक कुंडली के, यदि पास पास लिपटे एन फेरों वाली एक कुंडली, एन फेरों वाली एक कुंडली, ध्यान से, एन फेरों वाली एक से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली के प्रत्येक फेरे, प्रत्येक फेरे से, एक फेरे की बात चल रही, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। मान लिया हमने, कितना है? फाई बी हो, तो उसमें, ध्यान से, तो उसमें एन फाई बी, तो ये जो आपकी राशि है एन फाई बी, तो एन फाई बी को उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या कहते हैं। एन फाई बी को फ्लक्स बंधता की संख्या या फ्लक्स बंधता क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स बंधता
कहते हैं। चलिए अपने माइंड को दौड़ाइए और अच्छे तरीके से देखिए बेटा, फ्लक्स बंधता की परिभाषा कुछ भी नहीं है, एक शब्द है बस, फ्लक्स बंधता। कैसा शब्द है बेटा फ्लक्स बंधता? कुछ नहीं है बेटा, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है 5 एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है 5, और सभी फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है, तो इसलिए एन फेरों वाली कोई कुंडली है उसमें एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5, तो जो एन 5 जो संख्या है इसको बोलते हैं बेटा हम फ्लक्स बंधता। बस अब यहां से खत्म हो गया जी फ्लक्स बंधता। ठीक है, अब आती है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, तो जहां से अब आ जाएगा स्वप्रेरकत्व। ये पहली परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं, दो परिभाषा लिखवाऊंगा स्वप्रेरकत्व की, तो ध्यान से सुनिए स्वप्रेरकत्व होता क्या है। तो तुम अच्छी तरीके से एक बात को तो तुम जानते हो कि बेटा जितना तेजी से फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, जल्दी बताइए, जितना तेजी से हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं प्रेरित धारा का मान उतना ही अधिक होता है। सही बात है, तो बस फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है बेटा, फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है, अर्थात हम फ्लक्स बंधता कह सकते हैं उसको। तो जो फ्लक्स बंधता है यह धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, और सही बात है जितनी ज्यादा फ्लक्स बंधता, अरे एन फाई बी का मान जितना ज्यादा, बच्चों समझो ना, फाई क्या है, फाई क्या है फ्लक्स, ठीक है, और एन फाई बी फ्लक्स बंधता, एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि ज्यादा है तो इसका सीधा सा अर्थ है बेटा धारा भी क्या होगी ज्यादा। तो बस यहीं से निकल के आ जाता है कि किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो लिखिए किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या, किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या, फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती। चलो इतनी बात आ गई बेटा समझ में, किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एन फेरों वाली कुंडली में, अर्थात यहीं से लिख लो एन फेरों वाली कोई कुंडली है, एन फेरों वाली किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा, लिखो जल्दी से, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या कितनी होगी, तो उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या बेटा कितनी होगी, एन फेरे हैं और फाई भी हमारा क्या है फ्लक्स, एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स, ठीक है, तो संख्या फाई है। तो अब देखिए थोड़ा सा रुक के, और अब देखिए ये लेखा पढ़ी हो गई, अब ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो एन फाई बी है ये समानुपाती है बेटा किसके, आई के, किसके समानुपाती, आई के। अब यहां से समानुपाती हटाएंगे और क्या लगाएंगे, एक नियतांक, बस यही नियतांक हमारा क्या होता है, यहाँ एल एक नियतांक है जिसे हम उस कुंडली से संबद्ध क्या बोलते हैं, कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, एन फाई बी अपॉन आई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, किताब में ऐसे भी दे रखा होता है कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है ना बेटा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन उतनी धारा में वृद्धि। तो फाई बराबर आपका आ जाता है डायरेक्ट एल आई। यदि बात आ गई समझ में, ये ऐसी कंडीशन होती है, तो एल बराबर क्या आ जाता है फाई अपॉन आई, ये भी कंडीशन होती है। तो एल बराबर फाई अपॉन आई, यदि फेरों की संख्या कितनी है एन, तो बेटा आपका कितना आ जाएगा एन फाई अपॉन आई। तो इसी को बोलते हैं यहाँ एल क्या है, यहाँ एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं,
यहां एल एक नियतांक है जिसे हम कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या बोलते हैं बेटा? कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब आ जाएगी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पहले नंबर की, तो कौन सी आ जाएगी? आप सभी जानते हैं, अब आज तक ऐसी फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो बेटा, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ नया आपको बता रहा हूं। सबको पता है, सिंपल सी बात है कि फ्लक्स धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या फ्लक्स बंधुता धारा की अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ये वाली बात आ गई, एक नियतांक आता है, बात खत्म। तो यदि इसमें हम ये नहीं लिख सकते क्या? यदि आई का मान 1 कर दूं, इसमें मैं आई का मान कितना कर दूं? 1 एम्पियर मान लूं। आई का मान कितना मान लिया मैंने? 1 हो तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये जो आपका एल है वो एन फाई बी के बराबर। इसका मतलब क्या है? यहां से परिभाषा देखिए, क्या परिभाषा बोलेंगे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या परिभाषा बोलेंगे कि प्यारे बच्चों यहां देखिए, आई का मान 1 हो गया, तो अर्थात किसी कुंडली में एकांक धारा बहाने पर उस कुंडली में जो फ्लक्स बंधता की संख्या है उसे ही हम उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। समझ में आ गई? और बेटा यदि तुम 12वीं फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यहां तक पढ़ते आए तो ऐसी हजार परिभाषाएं तुमने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या निकल के आ जाएगी बेटा आपकी? किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखिए परिभाषा आ जाएगी बेटा, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व, एक परिभाषा है जो एक और लिखवाऊंगा अभी हाल, तो किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से जल्दी से संख्यात्मक रूप से आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या, संख्यात्मक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। बस एक कंडीशन लिखना है आपको, शर्त, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। जबकि कुंडली में क्या हो रहा हो बच्चे? एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये पहली परिभाषा हो गई बेटा आपकी काय की? स्वप्रेरकत्व की। अच्छे से देख लीजिए स्वप्रेरकत्व की पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा ही बताऊंगा जब खत्म करूंगा आज का टॉपिक, जल्दी देखो। हो गया? तो दूसरी परिभाषा देखिए, दूसरी परिभाषा स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। अभी इसको साफ करना पड़ेगा, तब आएगी स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। पहले इसको लिख लो जल्दी से बेटा, इसका मात्रक भी बताना है, विमीय सूत्र भी बताना है। 48 मिनट हो चुके हैं, 10-12 मिनट हो रहे हैं हमारे पास, जब तक हमें ये पूरा करना है। एक बार इसका अच्छे से रिवाइज सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके याद करिए। फ्लक्स बंधता किसको बोल रहे हैं बेटा? यहाँ से यदि पास पास लिपटे एन फेरे वाली कुंडली है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें एक पेरे से संबद्ध यदि चुंबकीय फ्लक्स कितना हो? फाई बी है, तो उसके सभी पेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? एन फाई बी। उसको हम बोलते हैं उस कुंडली का फ्लक्स बंधता। और परिभाषा में कह रहे हैं किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या, किसकी? फ्लक्स बंधता की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी धारा के मान में अधिकता होगी, अर्थात धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्लक्स बंधता धारा के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती हटाया, एल आया। एल क्या होता है बेटा हमारा? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। परिभाषा आई का मान 1 रख दिया तो एल बराबर हो गया फ्लक्स बंधता की संख्या। क्या बोले? किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो है वो बेटा अदिश राशि है, क्योंकि संख्या है, देख लो ना, संख्यात्मक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या बराबर। अब फ्लक्स बंधता क्या है? संख्या नहीं है क्या? होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, चलिए साफ सूप मेरी स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा आएगी। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो बता देना, और दोनों जरूरी है। स्वप्रेरकत्व की मतलब दूसरी परिभाषा नहीं है, आगे दूसरे तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं, ये है। ठीक है, तो देखिए स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा।
स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से। तो मुझे एक बात बताइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो फैराडे के नियम थे उसको याद करो जल्दी से। तो हमने देखा बेटा, फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार लिख सकता हूं मैं, फैराडे के द्वितीय नियमानुसार क्या कहता है बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कहता नहीं कहता है। चल, एन को मैं अंदर लेके गया तो कितना आया, माइनस का डी, फाइव की जगह कितना आ जाएगा आपका एन फाइव, या इसको आप बी लिखो, कोई टेंशन नहीं है, अपॉन में कितना डी टी। तो बेटा चूंकि अभियाली हमने पढ़ा है, जल्दी बताइए, एन फाइव बी बराबर पढ़ा है क्या, कितना एल आई पढ़ा था अभियाली। तो एक काम करो, इसके क्या रख दो, एल आई, 1 मिनट पहले ही पढ़ा है जी, एन फाइव बी बराबर एल आई। तो अर्थात ई बराबर कितना आ गया, माइनस का डी एल आई अपॉन डी टी। एल क्या है, स्वप्रेरकत्व, इसको बाहर ले आइए पहले तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो अब यहां से आप कह सकते हो कि यदि, क्या कह सकते हो बेटा, डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, ई बराबर माइनस का एल, और संख्यात्मक रूप में लिखें तो संख्यात्मक रूप में जो एल है वो ई के क्या है बराबर, माइनस चिन्ह तो क्या कर रहा है, स्वप्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, यह ऋणात्मक चिन्ह विरोधी बल है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह स्वप्रेरकत्व तथा विद्युत वाहक बल के विरोध को प्रदर्शित करता है। चलिए, तो एल बराबर क्या आ गया, ई सर, अर्थात बेटा कब आया एल बराबर ई, जब डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 1, और डी आई अपॉन डी टी का नाम जल्दी बताइए, धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड। तो जब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होती है, उस समय जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही क्या होता है, हमारा स्वप्रेरकत्व होता है। तो लिखिए परिभाषा, स्वप्रेरकत्व, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो क्या लिखेंगे, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से, क्या लिखेंगे, संख्यात्मक रूप से कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान होता है, जबकि कुंडली में क्या हो, धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर बेटा डी आई अपॉन डी टी, दर एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, एकांक का मतलब यही 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। ठीक है, होती है या हो, समझ गए। तो इसका सीधा सा तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है बच्चों, क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से देखिए, कि जब डी आई अपॉन डी टी धारा परिवर्तन की दर एकांक होती है, उस समय कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वही उस कुंडली के संबद्ध चुंबकीय स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व होता है। चलिए फटाफट अब इसके मात्रक पे जाइए, दूसरी परिभाषा हो गई फटाफट, मात्रक। तो मात्रक कहां से आएगा, या तो आप यहां से निकाल लो या आप कहीं और से, चलो ई एल इसी से निकालते हैं। तो एल बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, एल बराबर हमारा आ गया डी आई अपॉन डी टी, ढंग से देखो आ गया क्या, देखो ई और जो बटे में कौन आ गया डी आई अपॉन डी टी, तो एल बराबर ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब सभी जानते हैं बेटा एल बराबर ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जो कि हमारा किए गए कार्य बटे आवेश के बराबर होता है, और डी आई अपॉन डी टी तो हमारा वैसे के वैसे ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डब्लू का मात्रक लिख रहे हैं, मात्रक के विमीय सूत्र, तो मात्रक, अरे यार मात्रक डाल दिया
और मैं विमीय सूत्र निकाल रहा हूं। चलिए, तो मात्रक क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो ढंग से कि एल का मात्रक, एल का मात्रक, तो इधर क्या आ जाएगा? ई का मात्रक। अब विद्युत भागबल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और डी आई अपॉन डी टी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई का मात्रक और बटे में समय का मात्रक। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको पता होगा बेटा। इसका मात्रक कितना होता है? वोल्ट, बटे में आई का मात्रक एम्पियर, और प्रति में क्या आएगा? सेकंड। उस सेकंड को मैंने क्या लिख दिया? ऊपर। तो ये आता है बेटा वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर। तो ये तो मात्रक है। अब इसका नाम क्या रख देते हैं? हेनरी, जो कि एक वैज्ञानिक है जिनके नाम पर रखा गया है। तो एल का मात्रक क्या आता है बेटा? हेनरी। यदि आपसे पूछ ले कि एक हेनरी का मतलब क्या है, तो एक हेनरी का मतलब होता है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर प्रति सेकंड। कितना बोलेंगे? 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो 1 हेनरी की परिभाषा सुनिए। 1 हेनरी उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व को कहते हैं जिसमें 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन करने पर 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। 1 हेनरी की भी परिभाषा हो गई। लिखिए, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर, तो मैंने लिखा 1 हेनरी की परिभाषा। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, ढंग से देखिए, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल, कितना? 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है बेटा? उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। समझ गए? यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो? 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें 1 वोल्ट विद्युत भाग बल प्रेरित होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। बेटा 1 हेनरी की परिभाषा, ये स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बेटा काय पे? विमीय सूत्र पे। अरे जल्दी से आ जाइए। विमीय सूत्र, तो बेटा इधर देखिए, एल बराबर कितना? ई, और बटे में डी आई अपॉन डी टी, और ई बराबर आता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इधर डी आई अपॉन डी टी रखें। चलो, डब्ल्यू के पास में मैंने रखा डब्ल्यू का MLT-2, बेटा कार्य का विमीय सूत्र। आवेश का बाद में रखूंगा, समय का ऊपर रख रहा हूं क्योंकि वो नीचे है। ऊपर आवेश का नीचे मैंने रखा, तो वो आता है AT, और धारा का आता है कितना? A। तो देखो ढंग से, देखो कितना हो गया? M और कहीं पे नहीं है, L नहीं है, लंबाई T की घात -2, और एक जे हो जाएगी आपकी T की घात -1। नहीं 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 नहीं, ये T से T कट गया, 2 ही रहेगी। जे भी तो है एक और, तो -2 ही है, और A की घात नीचे 2 है, तो क्या हो जाएगी ऊपर आके A की घात -2। MLT-2 A-2 मिलाइए। L का स्क्वायर है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, अरे ढंग से देखो। अरे जो कार्य का मात्रक होता है ना, कार्य का, वो बेटा MLT-2, ये तो बल का होता है, ML² आएगा ना। चलो मैं भी गड़बड़ कर रहा था। कार्य का विमीय सूत्र ML² T-2 होता है, तो कितना आ गया? ML² T-2 A-2। ये है बेटा हमारा काय का स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र। मात्रक होता है 1 हेनरी, और 1 हेनरी की परिभाषा भी मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, 1 हेनरी की परिभाषा आप यहां से भी लिख सकते थे डायरेक्ट, जो पहले वाला व्यंजक था। अभी इसको उतार लीजिए, देख लीजिए बेटा, बहुत कुछ बता दिया मैंने आज आपको वैकल्पिक विधि से गतिज विद्युत भागबल का व्यंजक निकलवा दिया। बोल दो ठीक है। इसके बाद मैंने आपको स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, स्वप्रेरकत्व के प्रायोगिक प्रदर्शन करवा दिया। सॉरी, स्वप्रेरण घटना किसे कहते हैं ये बता दिया। स्वप्रेरण घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा फ्लक्स बंधुता के रूप में, पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा, फिर हमने देखा क्या बेटा आपका
हेनरी, स्वप्रतिगत्व का मात्रक जिसमें आया हेनरी, हेनरी बराबर कितना होता है और एक हेनरी की परिभाषा, इसके बाद विमीय सूत्र। इतनी चीजें हो गई आज आपकी। ठीक है बच्चों, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं है, 1 घंटा क्लियर हो चुका है। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल भैया, मिलते हैं कल। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो जरूर देख ले। आज इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में बता दिया करें कैसी लगी मुझे वीडियो, मेरी वीडियो तुम्हें। धन्यवाद।